वाला है। फॉरेन स्पीसीज। अच्छा मैम, एक बार ना मैम चारों जैसे ऑप्शन प्रिकली थोड़ा सा पियर कैक्टस। चारों ऑप्शन थोड़ा सा मैम डिस्कस कर दीजिए। प्रिकली पियर कैक्टस का कैसा था कि इसको ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया था, बट वहां पे इसका कोई भी नेचुरल प्रेडेटर नहीं था। तो इसका पॉपुलेशन बढ़ता गया और वहां की जो नेटिव स्पीशीज थी वो अफेक्ट होने लगी। सो दिस इज अबाउट प्रिकली पियर कैक्टस। ओके। फिर ये जो मैक आर्थर एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ ट्री था, ये रिसोर्स पार्टीशनिंग पे कि जैसे अगर हम्म। वॉबलर की 4 स्पीशीज है ना, वो अगर एक ही पेड़ पे रह रही, तो वो लोग वहां पे रिसोर्सेज बांट लेते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है। दैट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। एक्सपेरिमेंटल रिमूविंग ऑफ डिजास्टर स्टारफिश, ये अपना इसका एग्जांपल है स्पीशीज डाइवर्सिटी, क्योंकि जैसे स्टारफिश इज अ प्रेडेटर। तो जैसे ही इसको वहां से हटा दिया जाता है, वहां पे क्या होता है, रॉकी इंटरटाइडल जोन में जो दूसरे इनवर्टिब्रेट्स है जिनके ऊपर डिजास्टर स्टारफिश फीड कर रहा है, उनका पॉपुलेशन कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें आपस में कंपटीशन चल रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। क्योंकि जब तक ये था, ये सबकी नंबर मेंटेन करके रखा था, सब ये मतलब सबका मैनेजेबल नंबर में लेवल पे इनका नंबर रखता था। बट जैसे ही आपने इसको हटा दिया, प्रेडेटर हट गया, इस वहां पे जो इन्वर्टिब्रेट्स है उनको कोई खाने वाला है नहीं, हम्म। तो उनका पॉपुलेशन बढ़ता गया और वही आपस में इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल होकर वो एलिमिनेट हो गई स्पीशीज। एंड कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, आई थिंक ये वो वाला है, पिज्जा, ये बैलेनस और कैथलमस वाला है कि हाँ, दो ये स्पीशीज जो सुपीरियर। बार्नेकल्स रहती हाँ, जिसमें मैं आपका सुपीरियर वाला इंफीरियर को आपको एक्सक्लूड कर दे, मतलब एलिमिनेट करता है। है। यस। ठीक है। इशिका, मुझे ना थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बेटा, एटलीस्ट 20 मिनट्स मुझे और दे दीजिए आप, ठीक है? So several processes occur simultaneously during the decomposition of detritus. Choose incorrect option for catabolism and fragmentation ना। हम्म। Okay. कैटाबॉलिज्म सेफ्रोट ऑफ करेगा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन इज डन बाय डेट्रेटिव और ये भी ठीक लग रहा है मेरे को। कैटाबॉलिज्म बैक्टीरिया करता है, फ्रेगमेंटेशन अर्थवर्म करता है, ये भी सही। ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज डेट्राइट्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस टू चेंज इनटू, नहीं, फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या, आपके छोटे छोटे पीसेज हो जाना ना। तो फ्रेगमेंटेशन में ऐसा होगा कि एक बड़ा सा कुछ था, बड़ा सा डेट्राइट, जैसे लीफ एक नीचे गिरा है, तो वो ब्रेकडाउन होकर छोटा छोटा बनेगा। ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज डेट्राइटस को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते मैम, अगर हैं। हाँ। कैपिटलिज्म के नीचे लिख रखा होता कि ऑर्गेनिज्म, मतलब ये वाला पॉइंट तो सही होता ना। हाँ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस टू चेंज इन इनऑर्गेनिक वही होगा ना, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे है, उस पे बैक्टीरिया और फंजाई अपना एंजाइम्स रिलीज करते हैं, और एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है इसका। ओके। और वॉट एवर सिंपल जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है वो रिलीज होता है, जो कि बैक्टीरिया और फंजाई खुद एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है कुशल? ओके, गॉट इट? ओके। इन मेंबर ऑफ रेड algae oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड, हाँ ये एकदम ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेड algae मोटाइल स्ट्रक्चर इज एब्सेंट, ये भी ठीक है। बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा है मेरे को क्वेश्चन। मैम लेकिन एक्सप्लेन तो कर रहा है मैम। मतलब वो गैमेट्स क्या होता है कि फीमेल गैमेट बड़ा हो, वो हम्म। मोटाइल भी, मतलब फीमेल गैमेट बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है। हम्म। मेल गैमेट छोटा होके मोटाइल या नॉन मोटाइल कुछ भी हो सकता है। या यूजुअली जो एनसीईआरटी है उसने मोटाइल ही लिखा है। मतलब व्हाई दे शो oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें ये एक्सप्लेनेशन बनना चाहिए था कि इनके अंदर फीमेल गैमेट बड़ा होता है, मेल गैमेट छोटा होता है। बस ये लिखते थे यहाँ पे। अच्छा अच्छा मैम, ओके। है ना? तो सही हो जाता। क्लोज हो गया था मैम। इसका रीजन ये नहीं है कि मोटाइल स्ट्रक्चर इज एब्सेंट, क्योंकि oogamous में तो मेल गैमेट भी मोटाइल होता है एकदम। यस मैम। ठीक है। ओके। यस मैम, मैम ये वाला फिर से गलत किया मैंने। कौन सा मोस्ट वाला, लाइफ साइकिल वाला? ओफो। मोस्ट मैम हम्म। पहले मैम मैंने किया था प्रोटोनिमा। हाँ, उसके बाद मैम किया था पर लीफी पहले तो स्पीच। स्पोर बनेगा। वैसा तो है ही नहीं। ये है ना स्पोर फॉर्मेशन, अच्छा इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। ना। ओके, तो पहले लीफी गैमेटोफाइट से शुरू करते हैं। लीफी गैमेटोफाइट, फिर फर्टिलाइजेशन आना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होगा, उससे समझो स्पोरोफाइट बनेगा, फिर स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनेंगे, वो फॉर्मेशन होगा, फिर जर्मिनेशन होगा, फिर प्रोटोनियम।
प्रोटोनिमा क्या लास्ट स्टेज होता है क्या मैम? ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है ना, चलो मैं आपको वो कंसिडर मतलब कंपेयर करवा दूँ। पहले अगर हम प्रोटोनिमा से स्टार्ट करें, उसके बाद लीफी गेमेटोफाइट, ये ए और बी ठीक है, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आगे क्या लिखा है, लीफी गैमेटोफाइट के बाद में यहाँ पे देखो, इधर क्या लिखा है, स्पोर तो फॉर्मेशन। थोड़ी ना थर्ड गैमेटोफाइट ऑप्शन पर देखिए। करेगा। थर्ड ऑप्शन देखिए। हाँ, तो पहले तो ये वाला, ये तो एक एक स्टेप बाय स्टेप एलिमिनेट अच्छा अच्छा, करते हैं हाँ, ना। ओके ये ओके, तो एलिमिनेट हो गया। अब अगर मैं समझो लीफी गैमेटोफाइट, प्रोटोनिमा, लीफी गैमेटोफाइट, और उसके बाद में क्या लिख दूं, स्पोरोफाइट लिख दूं, तो बीच में फिर फर्टिलाइजेशन कहाँ गया? फर्टिलाइजेशन है तो, वो अच्छा ई वाला है ना उधर, कहाँ है? स्पोरोफाइट, ओके। ये नहीं है ना। और स्पोरोफाइट बनने के बाद तो फर्टिलाइजेशन होता नहीं, उससे पहले होता है, तो ये भी सीक्वेंस करेक्ट नहीं है। एक सेकंड में, मैं एक बार ना आपने जो दिए थे मेरे उसको भी एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ एक बार। लैंड किंगडम का कहाँ गया, ये तो मिल गया। प्रोटोनिमा के बाद बना लीफी स्टेज, लीफी स्टेज के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद बना आपका स्पोरोफाइट, मतलब पहले फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद बना आपका स्पोरोफाइट, ठीक है। हम्म। वो वाला ऑप्शन आपका एक ही पे बैठ रहा है, जो कि आपका फोर्थ वाला पे, हम्म। फर्टिलाइजेशन उसके बाद स्पोरोफाइट। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। ठीक है क्वेश्चन। हम्म। नेक्स्ट वन। Mendel studied four characters related to color in garden pea plant. Four characters related color ना, कौन से फोर कैरेक्टर है? सीड, फ्लावर कलर हो गया, पॉड कलर हो गया, सीड कलर हो गया, और कौन सा कलर वाला है? कलर वाला तो कोई और नहीं है, तीन ही है ना कलर से रिलेटेड। हाँ मैम, तीन ही तो है। हाँ, ये गलत है। वन पेयर ऑफ जीन ऑलवेज सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली, ऑलवेज लिखना इस थोड़ा सा रिस्की ना, क्योंकि अगर ये जो है जीन सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे तो इनमें तो लिंकेज जाएगा, हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो सकता। ठीक है। राइट क्वेश्चन, ये हम्म। भी गलत है। Besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance, ये एकदम सही है। डायरेक्ट मैम, लाइन ऑफ एनसीईआरटी है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में इवन। मैम हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करिए मैम। मैं समझी नहीं क्या करूँ इसमें। यही अच्छा वाला नेक्स्ट हो। करूँ? हम्म। हम्म। ये भी ठीक है, आई थिंक दो ही करेक्ट है इसमें फिर। ठीक है। ओके क्वेश्चन, यस मैम। ये वाला कर लेते हैं हम्म। ना। During Morgan experiment, some genes were very tightly linked and showed very low recombination. हाँ, ये ठीक लग रहा है कि बहुत टाइट लिंकेज में बहुत कम रिकॉम्बिनेशन होता है, सही बात है। Reason in fruit fly, the eggs fertilized by the sperm having an X chromosome become females है। ये क्या हो गया, मतलब दोनों ठीक है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों ही अनरिलेटेड चीज है ना। मैम बी वाला ऑप्शन थोड़ा समझा दीजिए ना मेरे को एक बार। अच्छा देखो, इन फ्रूट फ्लाई मतलब वो ये ड्रोसोफिला की हम बात कर रहे हैं, हम्म। है ना। तो ड्रोसोफिला में कौन सा मैकेनिज्म है, एक्स 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 वाई तो है। हम्म। तो एक एग है, एग में तो ऑलरेडी एक एक्स क्रोमोसोम रहेगा, बट इफ इट इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म हैविंग एन एक्स क्रोमोसोम, मतलब स्पर्म में भी अगर एक्स क्रोमोसोम है, तो ये दोनों एक्स अगर मिलेंगे फिर फर्टिलाइजेशन में, तो ये एक्स एक्स वाली जो होगी तो फीमेल की तरह डेवलप होगी ना। मैम मैंने इसको ना मतलब, हनी भी समझ लिया तो। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन सही किया अच्छा। था मैंने को मैम। हानि भी नहीं सोचा। हाँ। फ्रूट फ्रूट फिर। मतलब मेरा नोट्स में लिखा है फ्रूट फ्लाई, मैम मैंने ना इसको ना ह्यूमन के साथ हाँ। कनेक्ट करके मैंने करेक्ट करेक्ट कर दिया उस टाइम, लेकिन मैंने लिखा था डाउट। हम्म। ओके, बट अब क्लियर है ये। बट इसमें कोई लिंकेज नहीं, मतलब वो नहीं है इसमें कोई, ये नहीं आ रहा कि वाइट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, व्हाई देयर इज टाइट लिंकेज एंड लो रिकॉम्बिनेशन, वो नहीं इसमें आ रहा है। ये नॉट करेक्ट ही होना चाहिए एक्सप्लेनेशन, दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके कुशल। ओके मैम। ठीक है बेटा। हाँ, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। आरएनए, RNA polymerase uses the nucleoside triphosphates as substrate during elongation. RNA polymerase की बात हो गई है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये भी सही लग रहा है मेरे को, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। RNA polymerase क्या करवाता है, ट्रांसक्रिप्शन करवाता है ना। हाँ मैम। राइट, कैरीज आउट ट्रांसक्रिप्शन, सो ATGCT ऐसा कुछ है। तो समझो अगर mRNA बनाना है तो मुझे यहाँ पे U A
UACGA लगेगा, बट ये जो ये रेसिल आ रहा है, तो ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आ रहा है ना, ये तो सही बात है मैम इसमें। आप कौन सा हाँ, कर रहे हो मतलब? मैं ये 120 वाला कर दूँ, उसमें बट तो मेरे पास लिखने के लिए जगह नहीं है। हाँ, मैम उसमें मैम सीक्वेंस तो बोला है। अच्छा ओके, मेरे को लगा कि वो पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट, चलो ठीक है देख लेते हैं। हाँ हाँ मैम ओके, आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट नहीं, ये वाला तो टर्मिनेशन वाला तो एंड में आना चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज फैसिलिटेट्स द ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, पहले ये पहले तो ओपन होना चाहिए हेलिक्स मेरे हिसाब से। फिर बाइंडिंग टू द प्रमोटर, पहले हेलिक्स ओपन होगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद वो आर मतलब पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर पाएगा। तो CEA होना चाहिए, देखो है कहीं पे ऑप्शन। क्या समझा नहीं मैं इसको। अच्छा रुको, ये ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है कुछ, तो ट्रांसक्रिप्शन में पहले हम्म, आपको डीएनए हेलिक्स को ओपन करना पड़ेगा, है ना? मैम यस और नो? सी हाँ, ऑप्शन, सी ऑप्शन पहले होना चाहिए ना आपका इसमें। मैं वही देख रही हूँ, हाँ हाँ ये सही है। मैम पहले ये लोग मैम ई दिया है। हाँ, क्योंकि द थिंग इज, से आई टेल यू व्हाट, ये जो सिग्मा फैक्टर के साथ ये बाइंड करता है, ये प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। तो जब आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करता है, वो प्रमोटर पे बाइंड करता है, तो जब तक सिग्मा फैक्टर पहले से एसोसिएटेड नहीं है, प्रमोटर को पहचान नहीं सकता। मैम मैं समझा नहीं, मेरे को थोड़ा सा अच्छे से बता दिया ना मैम ये वाला। सी हम लोग क्या सोच रहे हैं कि पहले मैम डीएनए इसको, पॉलीमरेज ओपन होगा। मैम ये वाला पिक्चर को हाँ, थोड़ा नीचे कर दीजिए ना। अपने को पहले क्या लगा था कि, हाँ एक सेकेंड, नहीं फिर वो बाकी के सब खराब हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम है उसमें। हाँ फ्रेश पेज पे यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ हाँ यहाँ कर लीजिए सी, कोई बात नहीं। ये अगर मेरे को आरएन ट्रांसक्रिप्शन करवाना है, सॉरी हाँ हाँ डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करवाना है, तो पहले ये डीएनए हेलिक्स को ओपन करना पड़ेगा। ओपनिंग कहाँ से होती है कि प्रमोटर जो एरिया होता है ना, प्रमोटर रीजन, उसमें मालूम है टाटा बॉक्स होता है। हाँ यस चलो मैम। वो भी छोड़ दो, प्रमोटर में एक सीक्वेंस होता है जहाँ पे ओपनिंग होती है। ठीक है, लेकिन प्रमोटर, आप मुझे बताओ कि डीएनए ये जो रेप्लिकेशन होता है उसके अंदर आपको अलग से हेलिकेज लगता है, बराबर? हाँ बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो आरएनए पॉलीमरेज है इटसेल्फ उसके पास इनबिल्ड हेलिकेज एक्टिविटी, इसके साथ ये बात जस्ट सही है। सिग्मा फैक्टर आके जुड़ता है। तो पहले सिग्मा फैक्टर बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ, फिर जाके आरएनए पॉलीमरेज ये प्रमोटर पे बाइंड करेगा, तब जाके वो पहचान पाएगा कि अच्छा ठीक है, ये ही वो प्रमोटर है जहाँ पे मुझे बाइंड करना और डीएनए को खोलना है। तो एक सेकंड रुक जाइए अब। यहाँ पर लिखा है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर बाय द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर, तो ये वाला पहले हो गया। अब इसके बाद बोला हम्म। कि वो तो मैम पहले खुलेगा इसको, ठीक है, क्योंकि हाँ, उसके फिर बाद खोल देगा, आपका हाँ। टर्मिनेट वाला पॉइंट नहीं हो सका था, हो नहीं नहीं तो सकता, मतलब बी वाला नहीं होगा ऊपर। एडिशन है, हाँ हाँ तो इसके एडिशन हो गया ये वाला। cancel हो गया। तो उसके बाद हाँ वो बाकी तो बस सही है था मैम, लेकिन उसमें मैं समझ में नहीं पाया। और इधर मैम डी के बाद बोला है ए के बाद बोला है बी, और इधर बोला है बी को लास्ट में, दोनों में ही बोला है। अच्छा, और ए डी को भी शिफ्ट कर दिया है। ए में क्या है आपका कि इलोंगेशन, इलोंगेशन हम्म। उसके पहले आपका डी होगा। डी क्या क्या है, ओनली शॉर्ट्स बाउंड टू द, मैम थोड़ा सा समझा दीजिए ना मैम ए और डी में। आप मुझे बताओ, ए में क्या लिखा है कि आरएनए पॉलीमरेज यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट ड्यूरिंग इलोंगेशन। तो पहले अभी इनिशिएशन तो हो चुका है, बाइंडिंग हो चुकी है सिग्मा फैक्टर की, डीएनए ओपन हम्म, हो चुका है, ये सारे काम हो चुके हैं, अब इसके ठीक। बाद इलोंगेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन जैसे जितना आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना विषय में, तो जो एमआरएनए जितना बना है, समझो अभी आरएनए पॉलीमरेज मेरा डीएनए पे यहाँ तक पहुंच चुका है, हम्म, तो थोड़ा सा ही जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए है ना, तो थोड़ा सा ही होगा, स्मॉल स्ट्रेच होगा जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ा होगा, बाकी पूरा यहाँ से बाहर निकलता है। अच्छा तो इसमें क्या लिखा है कि ओनली ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए इवन बाउंड टू द एंजाइम, जाने, और उससे तो जो पहले। नया बन गया है, हाँ वो तो, हाँ मैम आपने ए को पहले क्यों रखा है, डी के पहले, मतलब वो समझा नहीं, मतलब पहले इलोंगेशन होगा उसके बाद ही तो वो आगे जाएगा ना, हाँ, और तो उसके वो बाद आगे तो बढ़े। वो शॉर्ट। अच्छा, अब समझ में आ गया इसको पूरा, ठीक। कंसेप्चुअल था थोड़ा सा ज्यादा। नहीं, ये डायरेक्ट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी मुझे याद याद आ रहा है।
मैंने ये एनसीईआरटी में देखा है ये नहीं पेज। मैम, सजाने वाले में तो थोड़ा सा वैसे थोड़ी ना याद कर सकते हो हाँ, आप, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रहेगा तभी आप बट इस इस बार आप ट्रेंड समझो, ये सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। हाँ पता है मैम। मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे, वो चाह रहे कि अपने को पूरा कंसेप्ट पता हो। सही बात है, वही तो मैं बोल रहा हूँ मैं, से क्वेश्चन सही है मैम ये सब। हम्म। नीट के लिए ना ये कर रहा है मैम प्रिपेयर। ठीक है, तो इनकरेक्ट हम्म। स्टेटमेंट देख लेते हाँ ये हैं। वाला क्वेश्चन का बात कर रहा था मैं। The morphological features of stems are like the presence of nodes and internodes, multicellular hair, and positively phototrophic nature. ये तो सही लग रहा है ना। जैसे स्टेम जो होता है उसमें नोड और इंटरनोड भी होती है, मल्टी सेल्यूलर हेयर मतलब ट्राइकोम्स होते हैं हम्म स्टेम पे। और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक नेचर मतलब क्या, कि लाइट अगर यहाँ से आ रही है ना, सनलाइट अगर यहाँ से आ रही है, तो प्लांट हम्म, जो स्टेम है वो इसी डायरेक्शन में ग्रो होता है। ठीक है। और रूट जो होती है वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, क्योंकि वो सनलाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो होती है। ओके मैम। So this is right. Leaf is a lateral outgrowth of stem developed exogenously at the node. It is a lateral outgrowth. ये ये ठीक लग रहा है मुझे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे स्टेम है, स्टेम की वो आउटग्रोथ है ना, जो पीछे जो अपाइकल जो मेरिस्टम बच जाता है, उसी में से ये डेवलप होता है ना लीफ। हम्म आपने इसका कुछ पैटर्न देखा है कैसे होता है, जैसे ये शूट अपाइकल मेरिस्टम है, अब कुछ शूट अपाइकल मेरिस्टम जो यहाँ पे बच गया ना साइड्स पे, वो ऐसे आगे बढ़ेगा और वहां से लीफ बनेगी लाइक। अच्छा। और वो नोड पे बनते हैं, ये बात तो करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। The floral characteristics form the basis of classification and identification of flowering plants. ये इसमें भी सही लग रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा। तो देखते हैं। Different floral appendages are laterally arranged on, laterally का तो कुछ गड़बड़ है रुको। और ये नोड्स पे क्यों अरेंज्ड है, सॉरी why they are arranged on the internode, they should be arranged on the nodes ना। मतलब देखो, नॉर्मली अगर ये जो शूट अपाइकल मेरिस्टम है, अगर ये स्टेम बनता, ठीक है, तो इस पोजीशन पे नोड्स इंटरनोड्स आते बराबर, राइट क्वेश्चन। नोड्स नोड्स इंटरनोड्स आते, ये नोड्स नोड्स और यहाँ पे इंटरनोड्स रहते हैं। लेकिन क्योंकि ये कंडेंस हो गया, तो सॉरी ये बहुत कंडेंस हो गया, इंटरनोड्स एकदम नजदीक आ गए, तो अभी हर नोड पे से, जैसे यहाँ से सेपल निकला है, यहाँ से पेटल निकला है, यहाँ पे स्टेमन निकला है, यहाँ पे पिस्टल निकला है, ऐसा हो गया ना कुशल। हम्म। तो ये इंटरनोड पे क्यों कह रहा है कि इंटरनोड पे फ्लोरल अपेंडेजेस आते हैं, वो तो नोड पे हम्म, निकलते हैं। अच्छा बात तो सही है मैम आपका। मैम एक बात बता आपको, मैम इंटरनोड बोलता है कि दोनों नोड का बीच भाई बीच वाला जितना है उसको इंटरनोड बोलता है ना। हाँ हाँ करेक्ट। हम्म, बट यहाँ से जब ये कंडेंसेशन होता है, तो ये समझो ये वाली नोड पे से सेपल बन गया, यहाँ से पेटल बन गया, फिर यहाँ से एंडोशम, ऐसा होना चाहिए। इट्स नॉट अराइजिंग फ्रॉम द इंटरनोड, ये गलत है। ठीक है मैम हो गया। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शंस। ओके। डीएनए एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, हाँ ये सही है, एक्सेप्ट फॉर वायरसेस। ठीक है मैम। बैकबोन ऑफ डीएनए इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट एंड बेसिस आर प्रोजेक्टेड आउटसाइड, थोड़ी इनसाइड है ना बेसिस तो। हम्म, दोनों प्रिंसिपल्स ऑफ मैम दोनों कॉम्प्लीमेंटरिटी। दोनों चेन का हाँ इंसाइड रहता है ना, उसीलिए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। एग्जैक्टली, है ना। ठीक। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, हाँ ये भी सही है। तब कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बेसिस पे ही आप आरएनए भी बनाते हो ना, मैम कि ए नेक्स्ट के सामने क्वेश्चन। टी है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। What type of vascular bundles are found in isobilateral type of leaves? Isobilateral मतलब पैरेलल वेनिशन है, मतलब मतलब ये वो आपका मोनोकॉट्स की बात कर रहे हैं। मोनोकॉट है। यस। तो मोनोकॉट्स में अभी अपने को देखना है क्या है, रेडियल, रेडियल तो रूट में होता है बेटा, रेडियल होगा ही नहीं कभी भी कहीं हाँ पे, मैम रेडियल स्टेम तो में नहीं भी। मिलता हाँ। और मैम ये कंजॉइंट आपका ठीक लग रहा बाइक है, हाँ। बाइक क्या लिखा है, बाइकोलेट्रल। बाइकोलेटरल, ये सब क्या होता है मैम, ये सब कुछ है हमारे तो नहीं। बाइकोलेटरल मतलब क्या है कि फ्लोएम के ना इस साइड पे भी जाइलम है, इस साइड पे भी जाइलम है, ओ ये या सब समझो सॉरी वो ऐसा है कि हाँ, कि ये अपने को है नहीं ना। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ऐसे करके ऑप्शन एलिमिनेशन कर दिया। नहीं, रेडियल भी तो ये नहीं होगा, तो एक ही बचेगा कंजॉइंट वाला। मैंने इसको ऐसे मैम रेडियल इसको वाले मैंने ऑप्शन ही हटा दो, मैम बाइकोलेटरल मैंने होता इसको नहीं है। ऐसे किया कि मैम देखिए एग्जर्ट्स वाला तो होगा नहीं क्योंकि मैम वो रूट में मिलता है।
और मीजर्ज करके कुछ हम लोग को पढ़ाता नहीं है, हाँ और बाई इक्विलेटरल भी करेक्ट। कुछ पढ़ाता नहीं है, दोनों को हटा दिया नहीं। फिर। हो गया ऐसे ही। हम्म। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है। Transferases, enzymes catalyzing a transfer of group G between a ये उसका है बेटा, zoologic है, बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ ये मेरा बहुत टाइम से नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, एक बार आप मैम से पूछ लेना इसको। ओके। ठीक है मैम। C3 and C4 plants respond similarly to CO2 concentration. CO2 concentration को दोनों सिमिलरली कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है? C3 का जो सेचुरेशन है वो बहुत ज्यादा है, C4 का कम है, ये सेम रिस्पॉन्ड तो नहीं कर सकते। एक बार इसको होल्ड पे रख देते हैं। एट लो लाइट कंडीशंस नीदर C3 नॉर C4 प्लांट, ये सही है ना कि आप CO2 कॉन्सेंट्रेशन चाहे जितना बढ़ा दो, लेकिन आपने लो लाइट कंडीशंस रखी, तो ना C3 रिस्पॉन्ड करता है ना C4 फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, सही बात है। C4 plants attain the saturation at much lower CO2 concentration. ये करेक्ट है, करेक्ट है। हाँ C4 के लिए ठीक है, C3 के लिए नहीं। करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल्स इज लिमिटिंग टू C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स के लिए लिमिटिंग है क्योंकि उनको चाहिए सैचुरेशन ही 450 पे होता है और अभी कम अवेलेबल है, तो C3 के लिए इट इज अभी ये मतलब, क्या बोलते अभी हैं, मैम, लिमिटेशन। अभी मतलब। मतलब करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल्स, भी जितना CO2 अवेलेबल है ना, ये पता है CO2 इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर हाँ हाँ फोटोसिंथेसिस, हम हाँ, लोग ये यस। पढ़ते भी है। हम्म। तो जितना सैचुरेशन चाहिए आई थिंक 0.03 या कितना अवेलेबल हाँ है, हाँ हाँ। 0.04 के बीच में अवेलेबल है, ऐसा कुछ है वो। अच्छा, बट उसी। आप देखो ना C3 की रिक्वायरमेंट ही ज्यादा है, तो ये जो अवेलेबल है उसके लिए तो कम ही है ना। ठीक है मैम, ओके। तो ये ठीक लग रहा है, आई थिंक दिस शुड बी द वन, C3 एंड C4 रिस्पॉन्ड सिमिलरली टू CO2 कंसंट्रेशन, मैम ये थोड़ा मैं गलत इसमें लग रहा है। मैं इसमें सोच रहा था कि C3 और C4 में अंदर, मैम C4 में तो आपका फोटो रेस्पिरेशन होता नहीं है, और C3 हाँ में मैम फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है, तो क्या वो वाला भी मैम एक फैक्टर हो सकता है क्या इसके अंदर? दैट कुड बी अ फैक्टर, दैट कुड बी अ फैक्टर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये मुझे CO2 कंसंट्रेशन के सैचुरेशन वाला ज्यादा लग रहा है। मैम ये मतलब ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आंसर भी दे दिया, फिर भी मैं इसको पकड़ नहीं पाया, क्योंकि मैम मैंने रटा था ऐसे करके कि ठीक। मैम हाँ। C4 का मैम 360 होता है, और उसका आपका उल्टा होता है, मतलब 3 का हम्म 4 होता है, 4 का 3 होता है। ऐसे सर ने रटा दिया था, तो मैम हम्म। मैंने अभी इसको पकड़ा, मतलब दिमाग में नहीं आ। वो तो वैसे ही ट्रिक है याद करने के लिए, बट ये समझना जरूरी था कि क्या है, हम्म। वो चीज है बस। ठीक है मैम, ओके। Yep.